आज हम लोग क्लास 9 के जीव विज्ञान को समझने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान किसे कहा जाता है। तो देखिए, जीव विज्ञान इसका इंग्लिश बायोलॉजी होता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और देखिए, ये सब पॉइंट लिखा गया है। अगर इस तरह हम लोग जान जाएंगे और इस तरह भी किसी विद्यार्थी को 9 क्लास को लिखवाएंगे तो आसानी से हम लोग पढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान में हमें जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यह जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान जियोलॉजी कहलाता है। पादपों का अध्ययन सूक्ष्म जैविक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, इसी तरह पॉइंट हम लोग देंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और उनके साथी ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 में शुरू किया था। देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक यानी कि पिता माना जाता है। पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी BOTANY बोटनी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग को पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई। जैसे पाठ में सूची में हम लोग देख सकते हैं, विशेष सूची हम लोग का जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पहला हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे ऊतक क्या है, जीवों में विविधता क्या होता है, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा क्या है, खाद्य संसाधनों में सुधार और प्रायोगिक विज्ञान। ये सब तो पढ़ना नहीं है लेकिन जानेंगे हम लोग। तो लेसन 1 में है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। तो लेसन 1 को हम लोग समझेंगे, इसी तरह लिख लेंगे कॉपी पर। तो देखिए, कोशिका सर्वप्रथम हम जानेंगे सेल CELL क्या है। कोशिका का टेक्निकल या बायोलॉजिकल नाम CYTO होता है। साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, इस तरह लिखेंगे। जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक या क्रियात्मक भी कह सकते हैं इकाई को कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज ए सेल। यह शरीर की यानी कि किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, कोशिका के बारे में ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। यह शरीर की रचनात्मक इकाई है। क्यों है? क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से शरीर की रचना होती है। यह शरीर की कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि पूरे शरीर के कार्य कोशिकाओं के ही कार्यों के प्रतिफल है। कोशिका कार्य करता है तभी हम लोग कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में पॉइंट है, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजा था और छोटी सी जूम करके यानी कि इसे जूम करके माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला था, यानी कोशिका के विषय में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनिपॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट कोशिका के बारे में है। कोशिका का सिद्धांत स्लॉइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया था और कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। कोशिका का सिद्धांत कहेगा तो ये हम लोग लिख लेंगे। कोशिका के बारे में है, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। यह यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिक या एक कोशिका होता है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म SPRIM है, स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसे याद करेंगे, जीके भी बन जाएगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम यानी कि अंडाणु की होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन अर्थात ब्रेन की होती है। देखिए, ब्रेन की कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता, अर्थात एक कोशिका टूटकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती। किसमें? ब्रेन में। इसलिए ब्रेन में चोट लगने पर या लग जाने पर वो ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखिए, सर पर चोट मार दिया जाए तो खून निकल गया था। अधिक चोट खून निकल गया, अधिक चोट से हड्डी भी टूट गई तो कोशिका विभाजन हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा चोट लग जाएगी तो चोट ब्रेन के अंदर चला जाता है। अब यह ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए पुलिस हेलमेट पहनने का सलाह देती है। देखिए, मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर यानी कि यकृत में होता है। यदि लीवर को काट दिया जाए या कोई चाकू से मार दिया जाए लीवर में तो वो अपने आप ठीक हो जाता है।
वह कौन सी कोशिका है, क्वेश्चन आ जाता है, जो अपनी क्षतिपूर्ति कोशिका को स्वतः ठीक कर लेती है, क्षतिपूर्ति कोशिका को स्वतः कर लेती है, तो लीवर यानी कि यकृत। ये कोशिका का मुख्यतः अध्ययन कैसे, देखिए जैसे ईंट पहले होता है तो ये कोशिका के ही रूप है, ईंट से दीवार होगा, दीवार से कमरा, कमरा से घर, इससे कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने, अंग से शरीर। जैसे कमरे जैसा है ये, जैसे घर बन रहा है उसी तरह ये भी बन रहा है शरीर। देखते हैं हम लोग, यदि हम किसी ईंट को जोड़ते जाएंगे तो वह दीवार बन जाता है, जिसमें सीमेंट, मसाला, बालू भी लगता है। कई सारे दीवार को जोड़ने पर एक रूम यानी कमरा बन जाएगा और रूम को सिस्टमेटिक सजा दिया जाता है तो घर बन जाता है। इसी प्रकार कोशिका में भी है, हमारा ह्यूमन बॉडी भी है। कोशिका को जोड़ने पर ऊतक बनता है, ऊतक को जोड़ने पर अंग बनता है, जैसे आँख, नाक, हड्डी, ये सब हमारा अंग है, और इन अंगों को जोड़ दिया जाता है तो पूरा शरीर बन जाता है। देखिए कोशिका का अंग क्या है, तो कोशिका का अंग देखिए यहाँ पर कोशिका का अंग के बारे में थोड़ा सा डायग्राम टाइप पर बता देते हैं। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे गोल्जिका समझिएगा, वैक्यूल समझिएगा, सेंट्रोसोम समझिएगा, न्यूक्लियस समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए कोशिका झिल्ली क्या है, तो यानी कि इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, मेम्ब्रेन। यह एक झिल्ली के समान होती है, इसी के अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक आदि कोशिका झिल्ली के अंदर ही होती है। कोशिका झिल्ली पूछेगी बता देंगे। अगर विशेषता क्या है कोशिका झिल्ली की, तो देखिए यहाँ बताइए, यह पादप एवं यानी कि एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, यानी कि पादप में भी और एनिमल देखिए जंतु सेल में भी पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, गधा, पेड़ पौधे etc। नेक्स्ट देखते हैं, यह मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, जैसे बाजार में झिल्ली में अंदर जैसे आलू प्याज रहता है, उसी तरह कोशिका का अंग प्लाज्मा झिल्ली में रहता है। देखिए दूसरा है कोशिका भित्ति यानी कि वाल सेल। जो कोशिकाएं बड़ी होती है उनमें दोहरी झिल्ली होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह सेल केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह कोशिका को सुरक्षा और आकार प्रदान करते हैं, जैसे हम लोग कोशिका की सुरक्षा कपड़ा से, जानवर बाल से करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा कोशिका भित्ति से करते हैं। देखिए नेक्स्ट, यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जैसे हमारा कपड़ा कपास से बना होता है। यह पेड़ है इसलिए इसमें भी सेलुलोज है, कागज़ पेड़ से बनते इसलिए इसमें भी सेलुलोज है। तो ये तीसरा है कोशिका का अंग ही है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज देखिए अल्टमाइन ने किया था। इसका कार्य क्या है, देखिए इसी में हम लोग क्या हुआ, जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक साइकिल चेन बनाता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अतः उस चेन रिएक्शन को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स आधा प है, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये कोशिका के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। अब देखिए क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप यहाँ पर देखिए एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं और यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा यानी कि पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा, ऊर्जा ग्रह किसे यानी कि ऊर्जा गृह है ये, यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग का कहीं कहीं क्रेब्स है, क्रेब आधा ब है, क्रेब्स चक्र चलता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का कार्य कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए गोल्जी का अगला हम लोग कोशिका अंग है कैमिलो गोल्जिकाई भी इसे कहा जाता है। देखिए इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परिवहन का कार्य करता है। देखिए इसी में है, जैसे हमारे बॉडी में जहाँ प्रोटीन की कमी ज़रूरत हो तो वह देता है, कौन देता है, गोल्जिकाई। जहाँ ऊर्जा की कम ज़रूरत है वहाँ से ले जाकर ज़्यादा वाले में देता है, कौन ये काम करता है, गोल्जिकाई करता है। देखिए यदि गोल्जिकाई बॉडी नहीं होता तो जीव बोलते बोलते थक जाएगा, तो वहाँ ऊर्जा लाकर शरीर के दूसरे जगह दे देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
कहने का मतलब यदि गोल्जी बॉडी नहीं होता तो जीव बोलते बोलते थक जाएगा, तो वहाँ ऊर्जा लाकर शरीर के दूसरी जगह दे देता है। यहाँ देखते हैं, यह पूरे शरीर में ऊर्जा को एक बैलेंस बनाकर रखता है, इसलिए हमारा शरीर थकता है तो चारों ओर से थक जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पैर थका है तो बाकी अंग भी, जैसा हम बोलते हैं हम शरीर से काम, एक हाथ से काम करते, ये नहीं तो हमारा एक हाथ ही हम थक जाएगा, एक हाथ से कार्य कर रहे हैं, एक हाथ दुख जाएगा। यहाँ ऊर्जा की कमी है तो पैर से, दूसरे हाथ से, शरीर के अन्य अंगों से ऊर्जा उस हाथ में दे देता है। इसके ये काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ये गोल्जी काय। लेकिन नेक्स्ट है कोशिका रसधानी वैक्यूल्स भी कहते हैं, बी वैक्यूल्स। ये हमारे शरीर में 75% पानी है। यदि कोई 100 kg का आदमी है, यहाँ पर ही 100 kg लिख देते हैं, तो उसमें 65 kg पानी है, यानी 65%, यानी कि 100% में 65% पानी है। यह पानी पेट में नहीं होता, सारा का सारा पानी कोशिका के अंदर भरा होता है। यह पानी रसधानी में रहता है, याद रखना है, ये समझना है रसधानी क्या है। देखिए हम लोग जंतु सेल में आते हैं, मनुष्य भी, हमारा रसदानी छोटा होता है, लेकिन पेड़ पौधों की कोशिका के अंदर का वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, यानी कि रसदानी, ताकि पानी को वे स्टोर करके रख सके। देखिए तारक का कोशिका का अंग ही है, सेंट्रोसोम इंग्लिश में कहते हैं। इसकी खोज ये बोबरी नामक विद्वान ने किया था। इसका कार्य जो होता है कोशिका विभाजन, अर्थात एक कोशिका टूटने से 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। अतः सेंट्रोसोम पुनः निर्माण या कोशिका विभाजन का कार्य करता है। देखिए इसी में पॉइंट है, यह सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है, इसलिए लीवर को कोशिका जल्दी जल्दी अपना पुनः निर्माण कर देगी। चाकू भी भोंक देंगे और लीवर में, तो फिर से वो अपना कोशिका सजा लेगा, बना लेगा, निर्माण कर लेगा। देखिए यह सेंट्रोसोम ब्रेन अर्थात न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्रेन में टूट फूट हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। यहाँ देखिए अगर यह कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होने लगे तो इससे कैंसर भी हो जाता है, याद रखना है। कोशिका विभाजन भी जल्दी नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में, न्यूरॉन ब्रेन में पाया जाता है, याद रखना है। ब्रेन के कैंसर को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, याद रखना है। ब्रेन 90% न्यूरॉन सेल से और 10% ग्लियल सेल का बना होता है। देखिए इसमें पॉइंट है, न्यूरॉन सेल में कैंसर नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, यानी कि तारक काय नहीं पाए जाते हैं। जबकि ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जिससे या जिसके कारण कैंसर हो जाता है, जिसे इस कैंसर का नाम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। देखिए कोशिका में एक और भी है, कोशिका का अंग में अंतःप्रद्रवी जालिका है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER है। यह कोशिका के अंदर एक कंकाल का काम करता है, या कंकाल की काम करती है। यह आंतरिक सहायता देने का काम करती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। देखिए पहला है स्मूथ ER, यह वसा बनाता है, जैसे वसा अर्थात चर्बी बनाता है। देखिए एक है रफ ER, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनते। देखिए ये स्मूथ है, चिकना है, ये राइबोसोम रफ है, खुरदुरा है। देखिए रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो रफ साइड में प्रोटीन का जो निर्माण है राइबोसोम ऐसा करता है। देखिए राइबोसोम क्या है, इसकी खोजकर्ता पैलोड है। इसका देखिए कार्य होता है, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER की रफ वाले पार्ट पर पाया जाता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। क्वेश्चन आप पूछ देता है। देखिए ये सब तो पढ़े हैं, ये लाइफोसोम समझना है, शॉर्टकट लिखें। ये कोशिका है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी क्या है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है। देखिए इसे हम लोग कहते हैं ER, मतलब इसका ER देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। अब देखिए सेंडिमेंटेशन, मतलब देखिए ये 100S लिखे हैं, यानी कि छोटा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 180 सेकंड बड़ा यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब देखिए कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट के अनुसार 2 प्रकार का होता है। जैसे यह प्रकार के आकार को, यह
प्रकार आकार को बताता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं वे यूकेरियोटिक होते हैं। देखिए, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देखिए, केंद्रक, इसी में कोशिका का ही अंग है, या न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं NUCLEUS, न्यूक्लियस, NUCLOUS न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका का एक बहुत बड़ा अंग होता है, पूरे कोशिका को कंट्रोल करके यहीं रखता है। कौन? केंद्रक रखता है, यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए पॉइंट है, केंद्रक को कोशिका की ब्रेन कहते हैं, याद रखना, पॉइंट अच्छा है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, कोशिका के अंदर यानी केंद्रक के अंदर। देखिए, क्रोमोसोम के अंदर DNA, RNA और जीन पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? देखिए, प्रोटीन 80% पाया जाता है और DNA 10%, बाकी 10% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। देखिए, एक लाइसोसोम होता है, इसकी खोज डी डूबे ने किया था। इसके अंदर बहुत सी शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसे जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है हिंदी में, पाया जाता है, जो किसी भी कोशिका के अंग पर पड़ गया तो उसे गला देता है, यानी कि जला देता है या ख़त्म कर देता है या पचा देता है। देखिए, लाइसोसोम कोशिका के अंदर सफाई वाली काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो यह लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, अपघटक एंजाइम से उसे गला देता है। जिससे मैं कहने का मतलब है, अगर यही है वैक्यूल से अच्छी से काम नहीं करता है तो लाइसोसोम इसके अंदर जाकर इसको गला देता है। अब सी है, ई से सेंट्रोसोम अच्छी से काम नहीं करता है तो लाइसोसोम आएगा, इसको गला देगा। आप लोग देखते होंगे किसी को मारने पर या आँख पर या किसी शरीर पर काला रंग का चोट पड़ जाता है तो वो कोशिका खराब हो जाती है, तो लाइसोसोम वहाँ पर आकर उसे गला पचा देता है और फिर से हमारा शरीर वैसा हो जाता है, या गर्म पानी से उसे सेकते हैं तो वहाँ कोशिका मर जाती है, यहाँ लाइसोसोम आ जाता है वहाँ पर और हमारा पहले जैसा कोशिका बन जाती है। देखिए, लाइसोसोम कोशिका के अंदर सफाई वाली काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जल अपघटक एंजाइम से उसे गला देता है, इसलिए इसे कोशिका के अंदर का पाचक तंत्र कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी कोशिका के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में लाइसोसोम क्या करता है? खुद को फाड़ लेता है, जिसके कारण पूरा जल अपघटक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर से निकलकर पूरी कोशिका के अंगों पर चले जाते हैं और वहाँ कोशिका मर जाती है। जिसके कारण मतलब ये कोशिका पूरा है, इसके अंदर पूरा सारा ये गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कोई भी कार्य नहीं करता है। तो लाइसोसोम अंदर आता है, स्वयं को फाड़ लेता है, स्वयं को जब फाड़ लेगा तो सभी मर जाएगा और ये कोशिका ही खत्म हो जाएगा और नया कोशिका फिर बन जाएगा। देखते हैं, जिन कोशिका में कोशिकांग यानी कोशिका अंग काम नहीं कर रहे होते हैं, बाकी कोशिका रहेगी। इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखना है। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, याद रखना है, क्योंकि कोशिका जो है कोई काम नहीं करता है तो उसको गला पचा देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह लाइसोसोम बहुत ज़रूरी है, क्यों? इसके नहीं रहने पर कोशिका सड़ने लगेगी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया मर गया और कोशिका के अंदर सड़ रहा है तो इसे लाइसोसोम गला। अब मान लीजिए इसे यहाँ पर कोशिका है, यहाँ पर देखिए गोल्जिका सड़ गया है, ख़राब हो रहा है, ख़राब है, बाकी को भी ख़राब कर देगा, तो लाइसोसोम आएगा, इनको गला देगा, इनको ख़त्म कर देता है, खा पी कर पचा देता है। देखिए नेक्स्ट, ब्लड का RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1 नंबर का आता है। देखिए 120 दिन बाद RBC मर जाता है। क्या अब यह शरीर में सड़ेगा और घूमते रहेगा? क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। 120 दिन बाद ब्लड में RBC यानी कि RBC प्लीहा, इसको स्प्लीन भी कहा जाता है, में जाकर मर जाता है। इसीलिए प्लीहा को हिंदी में तिल्ली कहा जाता है, को हम RBC का कब्र कहा जाता है, याद रखना है। जो RBC अगर मर जाता है तो घूमते रहता है, क्योंकि इसमें तो लाइसोसोम नहीं पचाता है। RBC में लाइसोसोम नहीं रहे, कैसे मारेगा अगर RBC खराब हो जाता है तो इसे प्लीहा खत्म करता है, उसे सड़ा गला देता है, इसीलिए प्लीहा को कब्र कहते हैं, RBC का कब्र। ठीक है, बाकी कोशिका वहीं मर जाती है क्योंकि उसमें लाइसोसोम पाया जाता है। जैसे यदि अपने हाथ पर चाटा मारे तो उस स्थान की लगभग 4 या 5 कोशिका मर जाती है, तो उसे वहीं लाइसोसोम गला। जैसे किसी भी हाथ को अगर टच करेंगे, हाथ पर किसी के हाथ को मारेंगे धीरे से भी, तो वहाँ कोशिका कुछ न कुछ मरती है, और जो मर जाती है उसे लाइसोसोम खत्म कर देता है। देखिए कभी कभी
अचानक चोट लग जाती है, जैसे पुलिस किसी को डंडे से मार देती है, तो उसके कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम भी मर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर काला रंग पड़ जाता है। कस के मारे जाए तो काला रंग हो जाता है, लाइसोसोम भी मर जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं लाइसोसोम भी मर जाता है, काला पड़ जाता है। तो यहाँ प्रश्न उठेगा, तो अब सफाई का कार्य कौन करेगा? देखिए चोट लगी हुई स्थान पर गर्म पानी से सेका जाता है, जिसके कारण अगल बगल वाली कोशिका के लाइसोसोम, मान लीजिए यहाँ कोशिका अलग है, यहाँ कोशिका मतलब काली हो गई, जब सेकते हैं ना तो ये वाला लाइसोसोम इधर आ जाता है, ऐसे गला पचा कर ख़त्म कर देता है। कुछ जल अपकड़ एंजाइम से उन्हें मार देता है, जिसके कारण दाग हट जाता है काला वाला। तो ये जीव द्रव्य कोशिका का ही अंग है। 11वां प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नाम कौन पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था? देखते हैं जीव द्रव्य 80% जल होता है जीव द्रव्य में, और यहाँ कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता। देखिए इसका कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसके कारण सभी कोशिका अपने स्थान पर रहते हैं। इसी कलरलेस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। यह जीव द्रव्य क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यह पूरी कोशिका के बीच में भरा रहता है। अगर इस जीव द्रव्य को निकाल दिया जाए तो उस जीव का भरना निश्चित है। इसीलिए जीवन की मौलिक इकाई जीव द्रव्य होती है। इसे कोशिका के अंदर रहना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव्य में 80% जल भरा रहता है। यदि इस जल में 1% तो प्यास लगेगा और 10% अभी की। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। यदि जीव द्रव्य कोशिका में है तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दूसरा है केंद्रिका द्रव्य न्यूक्लियस प्लाज्म। यदि जीव द्रव्य कोशिका के केंद्रक में है तो इसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। देखिए ये हम लोग का हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ये हो जाएगा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिला देने पर जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला क्या है। यह कोशिका का अंग है। यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। देखिए वही सब है, ये फ्लैजिला है, ये सब ये सीलिया है। इसे फ्लैजिला या सीलिया कहते हैं। यहाँ पर सीलिया है। यह एक बाल के समान रचना होती है जो कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। इसी तरह हम लोग को लिखना है, लिखवा देना है, कोई लिखेगा तो। यह कोशिका को हिलने डुलने में मदद करता है। कौन कहता है? सीलिया, अर्थात कोशिका को मोशन गति प्रदान करता है। यदि कोशिका के पास कोई पोषण पदार्थ तरल अवस्था में है तो उसे ये सोख लेती है। अतः सीलिया और फ्लैजेला तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाला चीज़ हम लोग का नहीं रहेगा यहाँ। अतः सीलिया और फ्लैजेला फीडिंग यानी कि अवशोषण का भी कार्य करती है। देखिए यहाँ पर बड़े बाल को फ्लैजेला कहते हैं, जबकि छोटे साइज वाले बाल को सीलिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा बाल जैसा रहेगा तो उसे फ्लैजेला कहेंगे। यहाँ पर बड़ा बड़ा बाल, छोटा छोटा बाल रहेगा तो सीलिया कहते हैं। यही कोशिका में गति का कार्य करते हैं। कोशिका एक स्थान से दूसरा स्थान तक भी जाता है। देखते हैं यहाँ पर यही सीलिया और फ्लैजेला स्पर्म को शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वह आगे बढ़ सके, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। नेक्स्ट हम देखते हैं लवक यानी प्लास्टिड पादप यानी पेड़ पौधों का सबसे बड़ा पार्ट लवक है। इसको लवक कहेंगे, लवक है। यह केवल प्लांट में पाया जाता है। यह लवक 3 प्रकार का होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, यानी कि यह पत्तियों और तना में पाया जाता है, और भोजन का, यहाँ पर देखिए भोजन का निर्माण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। बहुत सारा एग्जाम में आ गया है ये। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट दूसरा हम लोग का यानी कि लवक का दूसरा भाग है हम लोग को ल्यूको ल्यूकोप्लास्ट अवर्णिक लवक। यह किसी भी प्रकार के रंग को प्रदान करता है, रंग को प्रदान नहीं करता है। यह मुख्यतः जड़ यानी कि मूल में पाया जाता है। यह क्लोरोप्लास्ट में भोजन
बनाता है उस भोजन को यह स्टोर कर लेता है ताकि आपातकाल में इसे उपयोग करेंगे। ये पतझड़ के समय उस संग्रहित भोजन का उपयोग यह करता है। देखिए तीसरा हम लोग है क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णिक लौह। यह न भोजन बनाता है और न ही भोजन संग्रहित करता है, यह संग्रहित भोजन को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है संग्रहित भोजन फल के रूप में, तना, जड़ या फलों के रूप में संग्रहित रहता है। देखते हैं गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, याद रखना है। यहाँ बीटा नोन का रंग चुकंदर होता है, चुकंदर का कारण होता है। लाइकोपेन टमाटर में पाया जाता है, टमाटर का लाइकोपेन के कारण होता है। देखिए जेंथोफिल का रंग पीला होता है। अब देखते हैं गुणसूत्र, 14 नंबर में है गुणसूत्र। यहाँ क्रोमोसोम क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है, इसे याद रखें कि मनुष्य के कोशिका में क्रोमोसोम यानी कि 46 यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, इसे याद रखें। 23 जोड़े कहें या 46 कहें, एक ही बात है। 23 जोड़े 23 गुणे 2 46 हो जाएगा। क्रोमोसोम का देखिए चित्र लगभग ऐसा ही होता है, इसे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं, दिमाग में बैठा लेंगे। ये क्रोमोसोम के अंदर DNA, RNA, जीन GENE रहता है। ये क्रोमोसोम ही हमारे शरीर का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे शरीर का अधिकांश भाग जोड़ा में है, जैसे हाथ 2 है, नाक 2 है, कान 2 है, लंग्स, किडनी आदि, इसीलिए क्रोमोसोम को भी जोड़ा में दर्शाया जाता है। 23 दूनी 46। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए मेल में जो कोशिका होती है 44 और 2 XY होता है, 4 45 46 हो जाएगा। फीमेल में देखिए 44 45 46 एक X होता है, फीमेल में X, हाँ इसमें XY। देखते हैं कोशिका यानी कि सेल। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, क्योंकि कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया आदि रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका यानी कि यूनिट शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है यूनिट यानी कि इकाई का अर्थ क्या है? शरीर के सबसे छोटा भाग जो प्रत्येक काम अकेले कर सकता है उसे यूनिट कहते हैं या इकाई कहते हैं, क्योंकि दिल अकेले धड़केगा, सांस नहीं ले सकता, लीवर अबॉर्शन करेगा ETC, लेकिन सेल अपना सारा कार्य खुद कर लेता है। देखिए ऊर्जा, जैसे ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बना लेगा, प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा बना लेगा, परिवहन गोल्जी बॉडी द्वारा कर लेगा, अपने को मजबूती ER के द्वारा दे देगा। नोट में हम लोग देखते हैं कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे जंतु कोशिका में क्या स्मॉल गोल वेसिकल्स, देखिए ये जो है जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये सभी कोशिका में पाए जाते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिख भी दिए हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में केवल पाए जाते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा जंतु सेल छोटा होता है और उसका आकार गोल होता है। तो देखिए जंतु सेल स्मॉल छोटा होता है, आकार गोल होता है, यानी कि ये छोटा होता है। ये केवल जंतु सेल में पाए जाते हैं, जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, लाइसोसोम हुआ जंतु कोशिका में। ये इसका आकार देखिए बड़ा होता है, चौकोर होता है, यानी कि बड़ा होता है। इसमें देखिए सेल वाल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लाटिटिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। पादप कोशिका बड़ा होता है और चपटी अर्थात चौकोर आकार का होता है। जंतु कोशिका के वैक्यूल्स जल रखने वाले को छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका का वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं जल को रोक लेगा, जो जल को रोक लेगा वैक्यूल्स द्वारा। देखिए अपने अंदर पाचन और सफाई लाइसोसोम द्वारा कर लेगा। यह खुद के क्षतिग्रस्त अंगों को सेंट्रोसोम के द्वारा ठीक कर लेगा। कोशिका के बारे में बताया जा रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि कोशिका का खुद का ब्रेन न्यूक्लियस होता है, अतः कोशिका सारा काम खुद कर सकता है। इससे छोटा कोई दूसरा अंग
जरूर है, लेकिन वे अंग सारे के सारे काम खुद नहीं कर सकता, अतः सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका सबसे छोटी इकाई क्यों है, इसे हम लोग बता सकते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा अंग है, लेकिन यह ऊर्जा नहीं बना सकता, क्योंकि ऊर्जा जब भी बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से बनेगा। यह कोशिका का प्रकार, कोशिका मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक, ये इंग्लिश में भी यही कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक देखिए इसे आरंभिक कोशिका कहते हैं। ये आकार में इतनी छोटी होती है कि इसे माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना पड़ता है। इस कोशिका के अंदर मुख्य अंग पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है नील हरित शैवाल। देखिए नील हरित शैवाल, इसे हम अपनी नंगी आँखों से, यानी कि नंगी आँखों बिना चश्मा वश्मा आँख में कुछ लगाए नहीं देख सकते हैं। देखिए यूकैरियोटिक जो है, ये कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होती है। ये बड़े जीवों में पाई जाती है। देखिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जंतु कोशिका एनिमल सेल CELL, दूसरा पादप कोशिका प्लांट सेल। देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिख भी दिए। देखिए ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, और ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो देखते हैं इसका अंतर जो है हम लोग इधर लिखे हैं, किसको लिखवाना हो तो हम लिखवा भी सकते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, यह बहुत ही छोटी होती है। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है छोटी होती है। जो बात है अगर अंतर समझ जाएगा तो ये भी हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, यह कोशिका बहुत बड़ी होती है, यानी कि यूकैरियोटिक। इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वह पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है। अब देखिए इसमें बताएंगे, इसमें केंद्रक के बाहर किसी भी प्रकार का लिफाफा यानी खोल नहीं होता है। हमारी कोशिका के बाहर एक लिफाफा पाया जाता है, जिसमें कोशिका के अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा पाती। देखिए इसमें श्वसन जीव द्रव्य से होता है, इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समानता क्या है, यानी दोनों में जो मेल खाता हो। तो देखिए हम लोग अंतर लिखे हैं तो ये वाला बात और ये वाला बात लिखे हैं, और समानता यही है, दोनों में पाया जाता है तो यही वाला बात लिखेंगे। देखिए समानता में क्या लिखेंगे, समानता में यही बताए दोनों के DNA एवं जीव द्रव्य होता है, यानी दोनों में DNA और जीव द्रव्य होता है। दूसरा कहेंगे प्रकाश संश्लेषण दोनों कोशिकाएं कर सकते हैं, यानी कि कर सकती है, लेकिन यूकैरियोटिक में केवल प्लांट वाला प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेगा। पोस्ट में रखेंगे। 3 नंबर देखते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, समानता है, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। देखिए दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 5 नंबर, राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है, लेकिन मनुष्य एवं जानवर में यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है और ये बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 सेकंड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 सेकंड का होता है। नोट में देखते हैं हम लोग, नोट में बताया गया है प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है, जिससे ऊर्जा नहीं बनती है। इसके अंदर गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में सारी चीज़ें पाई जाती है। देखिए एक प्रश्न आ जाता है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, तो प्रोकैरियोटिक करता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा अंग नहीं है। देखिए इसमें बताया गया है कोशिका की खोज कब और किसने किया था। तो देखिए इसका इंग्लिश में भी लिख दिया, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका को जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो प्रश्न है, कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई कहते हैं क्यों, क्योंकि कोशिका के मिलने से ही शरीर की रचना होती है, क्योंकि पूरे शरीर के कार्य कोशिकाओं के कार्यों के प्रतिफल होते हैं, अतः कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। जो CO2 और जल जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर किस प्रकार होते हैं। जो CO2 कोशिकाओं के अंदर और बाहर विसरण प्रक्रम यानी प्रक्रिया द्वारा होता है। पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना विसरण कहलाता है। कोशिकाओं में जब जल प्लाज्मा झिल्ली से होकर गुजरता है तब इस प्रक्रम को परासरण कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिकाओं में जल की उच्च सांद्रता से जल का प्रवाह निम्न सांद्रता की ओर प्लाज्मा झिल्ली से होकर होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, प्लाज्मा झिल्ली के चयनात्मक यानी अर्धपरागम्य झिल्ली
क्यों कहते हैं? तो उत्तर हम लोग का प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, यहाँ लिपिड और प्रोटीन के अणुओं से बनी होती है। इसी विशेषता के कारण भोजन तथा अन्य पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कुछ विशिष्ट पदार्थों के कणों को ही आर पार आने देती है, इसलिए कोशिका को इसको चयनात्मक अर्धपरिगम्य झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न 5 नंबर, 2 ऐसे कोशिकाओं के नाम लिखे जिनके अंदर उनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। देखिए और भी हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर, क्या होगा यदि कुछ भौतिक या रासायनिक कारणों से कोशिका का संगठन बिगड़ जाए? देखिए उत्तर हम देंगे, यदि भौतिक अथवा रासायनिक कारणों से कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है तो वह मर जाएगी। जीवन के लिए कोशिकीय संगठन अनिवार्य है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लोग देख सकते हैं। इसी पर 8 नंबर, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर राइबोसोम में। अभ्यास प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो हम लोग लिखवा दिए थे। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार भिन्न होता है? इसका उत्तर भी लिखवाए थे, वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा? देखिए हम लोग को इसका उत्तर है 4 नंबर, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, इधर भी है, देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उत्तर हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली की रचना करने वाले लिपिड और प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? देख सकते हैं इसका उत्तर। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? इसका उत्तर भी देख सकते हैं और याद कर लेंगे परासरण क्या है, व्हाट इज ओस्मोसिस। तो इसका उत्तर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, कुछ बनाने का प्रयास करिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कोशिकाओं के एक एक प्रमुख कार्य लिखिए, सबका एक एक कार्य लिखना है। देखिए लिख दिया गया, हम बता भी दिए हैं, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है, ये सब देख लीजिए, जो समझ में आए बनाइएगा, या नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक दो बार सुनिएगा। कुछ देखिए वस्तुनिष्ठ है, बहुविकल्पी है, इसे देख सकते हैं हम लोग। इसमें टिक भी कर दिया गया है कौन सा सही उत्तर होगा हम लोग का, और इसे याद कर लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है कुछ बहुविकल्पीय का, यहाँ पर उत्तर है।